हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सामाजिक समूह के बारे में, यानी सोशल ग्रुप। तो जब कुछ व्यक्ति किसी विशेष आधार पर अपने ही समान कुछ दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं अथवा उनके प्रति जागरूक होते हैं, तब व्यक्तियों के इसी स्थायी और अस्थायी संगठन को हम सामाजिक समूह कहते हैं। यानी जब जब कुछ व्यक्ति जो कि मतलब जिनके हित एक जैसे होते हैं, एक जैसे सोच के जो विचार के लोग होते हैं, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने हितों के लिए एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, तब व्यक्तियों के ऐसे स्थायी और अस्थायी जो संगठन होते हैं, उन्हें हम सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह का अर्थ और परिभाषा। तो सामाजिक समूह के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि जहाँ भी कुछ भीड़ इकट्ठी हुई तो हम इसे एक समूह कह देते हैं। हालांकि जो समाजशास्त्र में समूह को भीड़ का इकट्ठा होना नहीं माना गया है। उनका समाजशास्त्र में समूह का निर्माण व्यक्तियों से होता है, लेकिन लोगों की भीड़ को हम समूह नहीं कह सकते। इसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्तियों के बीच जो है ना तो कोई पारस्परिक जागरूकता होती है, ना ही किसी अंत्यक्रिया के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी कि ये जो भीड़ इकट्ठी हुई होती है, चाहे वो पार्क में हो या किसी या सड़क पर हो, ये सिर्फ भीड़ और श्रोता समूह होते हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई जागरूकता नहीं होती। वो एक दूसरे के साथ किसी भी हित के जरिए जुड़े हुए नहीं होते। दूसरी तरफ एक परिवार, जाति समूह, व्यावसायिक संगठन, सेवानिवृत्त व्यक्तियों का संगठन, मजदूर वर्ग, ये जो है समूह के उदाहरण। चूँकि ये एक ऐसे समूह हैं जो कि इकट्ठे होकर एक साथ रहते हैं और उनके बीच एक तरह की जागरूकता होती है। वो अपने समूह के लिए, हित के लिए काम करते हैं और उनके लिए जागरूक होते हैं। चाहे इनके सदस्य एक दूसरे से कितनी भी दूर हों, लेकिन वो एक दूसरे से भावात्मक समीपता महसूस करते हैं तथा समान हितों के संबंध से बंधे रहते हैं। यानी जो सामाजिक समूह होते हैं, उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है भावात्मक समीपता। यानी चाहे वो कितने भी दूर, एक जाति के लोग चाहे एक दूसरे से कितने भी दूर हों, लेकिन वो अपने लोगों के लिए एक भावात्मक समीपता महसूस करते हैं। तो जो समूह की सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होती है भावात्मक संबंध। इस प्रकार सामाजिक समूह की मुख्य विशेषता उसके सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधों तथा अंत्यक्रियाओं का होना है, शारीरिक समीपता का नहीं। तो इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता जो होती है वो, चाहे इसके संबंध प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष, यानी आमने सामने को या दूर के, इनमें शारीरिक समीपता ज़रूरी नहीं होती, बल्कि भावात्मक जो समीपता होती है, यानी एक दूसरे के लिए जागरूकता होती है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब आता है इसे मिकाईल पेज ने जो परिभाषित किया है। सबसे पहले मिकाईल पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों किसी भी ऐसे संग्रह से जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हों। मतलब जो कि अपने संबंधों के जरिए जो लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं, जिनके हित एक जैसे हैं, उन्हें हम सामाजिक संबंधों के अंतर्गत लेते हैं। यानी समूह जो होते हैं सिर्फ भीड़ नहीं है, बल्कि ऐसे लोग जिनके हित एक जैसे हैं, वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं। एसमाल का कथन है कि समूह का अर्थ अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है जिनके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक संबंध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। यानी लोगों के बीच, यानी समूह के लोगों के बीच इस तरह के संबंध जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाते हैं, एक दूसरे के जरिए वो अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं, जिससे कि वो एक इकाई के रूप में देखे जाने लगते हैं। फीचर के शब्दों में सामाजिक समूह कुछ ऐसे व्यक्तियों की एक स्पष्ट और लगभग स्थायी समग्रता है जो भावात्मक आधार पर एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं तथा सामान्य स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। मतलब कि समूह जो है ऐसे व्यक्तियों की एक समग्रता है जो एक दूसरे से किस आधार पर जुड़े हुए, भावात्मक आधार पर, और अपने जो स्वार्थ हैं उनको जो पूरा करते हैं, तो वो एक दूसरे को ध्यान में रख कर ही अपने जो दायित्व हैं उनको पूरा करते हैं। सामाजिक समूह की विशेषता है। सबसे पहले नंबर पर आती है समूह व्यक्तियों का संग्रह है। जो सामाजिक समूह है वो हालांकि व्यक्तियों का एक संग्रह ही है, मतलब इकट्ठा होना ही है लोगों का। लोग इसमें इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनमें भौतिक समीपता जो है आवश्यक नहीं होती। जैसे कि एक जाति समूह जो होता है, एक जाति के लोग अलग अलग बहुत दूर बिखरे हुए हो सकते हैं, उनके बीच किसी तरह के प्रत्यक्ष संबंधों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो जो सबसे मेन जो उनका आवश्यक गुण होता है वो होता है वो अपने लोगों के लिए एक जागरूकता, एक भावात्मक समीपता महसूस करते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है निश्चित संरचना। सामाजिक समूह की जो है कोई निश्चित संरचना नहीं होती, बल्कि ये जो है बहुत सारे
बहुत सारे परिस्थिति और भूमिकाओं के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि शिक्षक होते हैं, शिक्षक हालाँकि शिक्षक जो संघ है वो एक समूह माना जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर होते हैं और कुछ प्राइमरी लेवल के। तो इस आधार पर जो सामाजिक समूह होते हैं उनकी कोई एक निश्चित संरचना नहीं होती, बल्कि वो अपने उनकी एक परिस्थिति होती है और वो अपनी भूमिकाओं को ऊपर से नीचे क्रम में पूरा करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कार्यों का विभाजन। सभी सामाजिक समूह के जो सदस्य होते हैं वो अपने काम का अपने समूह की जो जिम्मेदारी है उसको एक विभाजन के तौर पर पूरा करते हैं। यानी उनके कार्यों का बंटवारा ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने संगठन की स्थायित्व को बनाए रखते हैं। चौथे नंबर पर आता है हितों की समानता। जब कुछ लोगों के हित एक जैसे होते हैं तभी वो एक समूह में इकट्ठा होते हैं, अन्यथा वो एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं हो सकते। तो जब कुछ समान हित वाले लोग समान हित वाले लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं तब वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। 5वें नंबर पर आता है एक मनोवैज्ञानिक संगठन। जो सामाजिक समूह जो है एक तरह से मनोवैज्ञानिक संगठन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो कार्यों का विभाजन है वो व्यक्ति के आयु के अनुसार किया गया है और इसमें जो आयु के अनुसार उनको कार्यों का विभाजन किया जाता है उनका, और उसी के आधार पर वो अपने उद्देश्यों को अपने कार्यों को पूरा करते हुए अपने समूह की या अपने परिवार की जो स्थायित्वता है उसको बनाए हुए रखते हैं। 6ठे नंबर पर आता है आदर्श नियमों की प्रधानता। सामाजिक समूह जिन नियमों के आधार पर काम करते हैं वो ज़्यादातर अलिखित समूह होते हैं, अलिखित नियम होते हैं जिनके आधार पर जो है सामाजिक समूह अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये नियम ही इस समूह के संगठन को बनाए रखते हैं, क्योंकि बिना नियमों के कोई भी समूह लगातार काम नहीं कर सकता। अनिश्चित आकार। इस समूह के जो सदस्य होते हैं उनके जो समूह होते हैं उनका आकार जो है निश्चित नहीं होता। इसमें 2-3 सदस्य से लेकर 40, 50 या 1 लाख तक भी हो सकते हैं। इनका कोई निश्चित कोई आकार स्वरूप नहीं होता कि ये कुछ निश्चित उसमें होंगे, कुछ गिने चुने उसमें होंगे। एक जाति में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसकी संख्या 1-2 से लेकर कई लाख तक हो सकती है। 8वें नंबर पर आती है ऐच्छिक सदस्यता। किसी समूह की सदस्यता ग्रहण करना मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुरूप किसी भी समूह का सदस्य बन सकता है। जहाँ एक व्यक्ति किसी 1-2 समूह का सदस्य हो सकता है, वैसे ही रुचियों में अधिकता होने के कारण एक व्यक्ति कभी भी किसी समूह का सदस्य बन सकता है और उसकी सदस्यता को त्याग भी सकता है। फिर आता है नियंत्रण का अभिकरण। हर समूह में कुछ ऐसे नियंत्रण के अभिकरण यानी साधन होते हैं जिनके ज़रिए वो समूह अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है। जैसे परिवार में कुछ परंपराएं होती हैं जिनके ज़रिए अपने समूह के सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। उसी तरह जाति के भी कुछ नियम होते हैं जिनके ज़रिए वो अपने समूह के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है।